ये इंसानी फितरत है कि हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे संवारने की योजनाएं बनाते हैं। आज में रहते हुए हम कल के लिए ढेरों सपने बुन लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कई बार जिंदगी अचानक ऐसे बदलती है कि अगले पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज का एक केस ऐसे ही एक सुंदर भविष्य का सपना सजोने वाली लड़की की आप बीती है, जिसकी उम्मीदें एक पल में तहस नहस हो गईं और खुशियां मातम में बदल गईं। सर ये देखिए, ये हार्ट शेप पेंडेंट है, अपनी वैलेंटाइन को देने के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। प्रिया, बेटा क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन हुए तुझे कॉलेज गए हुए, क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? अरे आई, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस है इसलिए कॉलेज नहीं जा रही हूँ। 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगी, कॉलेज भी चली जाऊँगी। ताई, ताई नाश्ता कर लो ना। कितनी बार बोलूं नहीं करना मुझे नाश्ता? समझ में नहीं आता एक बार में? अब चल आई, मैंने किसका फोन था? कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड थी मेरी। अच्छा सुन, मैं ना जा रही हूँ, मुझे फिर लेट हो गया, आज बहुत डांट पड़ेगी मुझे, ठीक है? चल बाय। अच्छा ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ हाँ। तुम्हारे लिए मेरे पास और एक सरप्राइज है। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आई लव यू। I love you too.
छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही हो। मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई नहीं दे रही हो ना। तुम कॉलेज आ रही हो। ये देखो, मैं तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पड़ी ना उसकी। हाँ और प्लीज, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। खत्म हुआ मतलब? क्या खत्म हुआ प्रिया? हाँ मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे जो कुछ भी हुआ उसके वजह से बोल रहे ना तुम? गौरव प्लीज बहस मत करो। मैं बहस कर रहा हूँ? प्लीज गौरव समझो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। भूल जाओ मुझे प्लीज। प्रिया, प्रिया सुनो तो। साहिब, मुझे मेरे बेटे का मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। चल या। साहिब, मेरा बेटा कल सुबह से घर से निकला है, अभी तक घर वापस नहीं आया। उसका फोन ट्राई किया पर नेटवर्क में है नहीं। ये देखो, ये आशीष है। कुछ बता कर गया था, कहाँ जा रहा है? वैसे तो साहब वो तो कुछ बताया नहीं, पर वो तो हीराबाई रानी के वहीं पर गया होगा। अपने घर से ज़्यादा वहीं पर रहता है। अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसको भी ना हीराबाई की जैसे समाज सुधार का भूत सवार हो गया। ये हीराबाई रानी कौन है? साहिब बहुत चालू औरत है, पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती है। ये नए नए छोकरों को ना पागल बना के कुछ उल्टा सीधा काम करवाती है। शिंदे, ये आशीष के जितने भी डिटेल्स है सारे नोट कर लो। ठीक है साहब। और आप फिक्र मत करो, हम देखते हैं ये हीराबाई रानी कौन है। रुक रुक, ज्यादा स्माइल करती हो। ये तो जमा है मुझे, वो स्माइल वाली फोटो है ना, उसमें सेम को डालो। ठीक है मैम। ऐसा लगना चाहिए वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं। ओके मैम। लेकिन ध्यान से बनवाना। हाँ किसी को समझ में नहीं आना चाहिए ये फोटोशॉपी है। नहीं मैम, किसी को समझ नहीं आया। कौन है बेटा? थैंक यू। इसे पहचानती हैं आप? अरे हाँ, ये तो आशीष है, रोज आता था इधर। पता नहीं 2-4 दिन में नहीं आया। कोई फोन वोन किया इसने? सर नहीं, फोन वगैरह नहीं किया उसने। आप समाज सुधारक है ना? हाँ, किस तरह का सुधार कार्य करती हैं? वो प्रॉब्लम के हिसाब से देखना पड़ता है। जिसका जैसा प्रॉब्लम है वैसे हम काम करते हैं। मैं युवा की शाखा चलाती हूँ, उसमें सब अपने मर्जी से आते हैं। समाज में बुराई अत्याचार उसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। वो अपनी श्रद्धा से काम करती हूँ मैं, पैसे के वास्ते नहीं। इसलिए तो हीराबाई रानी का इतना नाम है। अगर आशीष के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। हाँ साहब। झूठ बोल रही है सोशल वर्कर, इसे कुछ नहीं बहुत कुछ पता है। सर आपने एक बात का गौर किया? वो लड़का कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसने उस लड़के को रोक दिया। तू काय को बीच में बड़बड़ कर रहा था? हाँ, चल पढ़ाई कर जा। तू काय को खड़ी है? चल अंदर जा। अगर हम उस लड़के को उठा लेते हैं तो शायद आशीष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन तो हम लेंगे ही उससे, लेकिन उठा कर नहीं, प्यार से। वरना हो सकता है डर कर वो झूठ बोल दे। पता करो क्या करता है, कहाँ आता जाता है। ओके सर। अजय,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चाय पीते हैं। अजय, सुबह तुम कुछ आशीष के बारे में बताना चाहते थे, बताओ बात क्या है? हाँ सर, आशीष पहले अक्सर हमारे घर पर आया करता था, फिर अभी बीच में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चालू हो गया, तब से उसने हमारे घर पर आना एकदम कम कर दिया। उस लड़की का नाम क्या है? सर मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वो घाटकोपर में रहती है। मैंने उसे कई बार देखा है। घाटकोपर? सर, ये आशीष की कॉल रिकॉर्ड। इसके मुताबिक आशीष ने इस पर्टिकुलर नंबर पर दिन में लगभग 10 बार फोन किया है। किसी प्रिया जोशी के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है और एड्रेस घाटकोपर का है। घाटकोपर? सर, हीराबाई का लड़का अजय, उसने कहा था कि आशीष की गर्लफ्रेंड घाटकोपर में रहती है। शायद मुझे लगता है ये वही लड़की है। चलो इस प्रिया से मिलकर देखते हैं कि आशीष और इसके क्या संबंध है। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, और मेरा इसके साथ क्या किसी और के साथ कोई अफेयर नहीं है। आप ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं मेरी बेटी को? हाँ, ऐसे बेकार के लफड़ों में मेरी बेटी कभी नहीं पड़ती। अच्छे खानदान की सभ्य लड़की है हमारी बेटी। पिछले कई दिनों से परेशान है बेचारी, पता नहीं कौन उसे ब्लैंक कॉल करके परेशान कर रहा है, और अब आप लोग भी आ गए। आपकी लड़की को कोई परेशान कर रहा है और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई। अच्छे खानदान वाले क्या पुलिस कंप्लेंट नहीं करते? क्यों कंप्लेंट करके आफत मोल लेने साहब? पता नहीं वो कौन सर फिरा है, क्या मालूम आजकल वो एसिड फेंकना एक मामूली फैशन बन गया है। अब देव ना करो मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हो गया ऐसी घटना तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कौन है? आओ बेटी, ये मेरी छोटी बेटी है पल्लवी। चलिए मान भी ले कि प्रिया को कोई और परेशान कर रहा था, फिर भी आशीष के कई सारे कॉल हैं इसके मोबाइल पे पिछले कुछ दिनों में। उसके बारे में क्या कहना है आपका? होंगे साहब, मैंने कब मना किया, लेकिन वो फोन करके मेरी बेटी को परेशान करता था। मेरी बेटी ने उसे कभी फोन नहीं किया साहब, वो तो उसे जानती तक नहीं कि वो कौन है। ये खानदानी आदमी न सच बोलेगा न प्रिया को बोलने देगा, पर एक इंसान है जो सब कुछ जानता है, पल्लवी। उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सर, आपको लगता है वो सच बोलेगी? बुलवाना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है। ये लड़का लापता है और उसके दोस्त का कहना है कि तुम्हारे ताई के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तुम्हारे पापा ने भी बताया कि तुम्हारे ताई को ब्लैंक कॉल्स आते थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ताई की लाइफ खतरे में। देखो, हम सच का पता और तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन तुम्हारी ताई के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सच बताओ। सर मेरी ताई का अफेयर चल रहा था, पर उस लड़के के साथ नहीं जिसकी फोटो आपने दिखाई थी। मतलब किसी और लड़के के साथ? किसके साथ? सर वो लड़का मेरी ताई की कॉलेज में पढ़ता है, गौरव गुप्ते नाम है उसका, बुलेट में रहता है। उसका कोई फोन नंबर एड्रेस है तुम्हारे पास? जी।
ये प्रिया के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स है और इसके मुताबिक गौरव दिन में प्रिया को लगभग हर आधे घंटे में फोन किया करता था। इसका मतलब है कि पल्लवी सच कह रही थी कि गौरव और प्रिया का अफेयर चल रहा है, वरना कोई लड़का किसी लड़की को इतना फोन नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों में गौरव ने प्रिया को दिन में लगभग 2 या 3 ही बार कॉल किया है। इसका मतलब है कि गौरव और प्रिया का ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद वो आशीष से मिली। चलो गौरव से पूछ लेते हैं कि सच क्या है। सर हमारा अफेयर था नहीं है, और वो भी टाइम पास नहीं, सीरियस है। और ये बात मेरे मम्मी पापा दोनों जानते हैं। हो सर, गौरव ने प्रिया के बारे में हमें पहले ही बता दिया था। अगर ये तुम्हारा अफेयर था नहीं है तो ये अचानक फोन कॉल्स क्यों कम हो गए? सर वो एक्चुअली हमारे दोनों के बीच एक छोटी सी गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। और कहीं इस गलतफहमी का नाम आशीष तो नहीं? आशीष? कौन आशीष? ये है आशीष। सब मैं नहीं जानता इसको। काफी स्मार्ट हो तुम, लेकिन याद रखना, अगर पुलिस से झूठ बोलने की या गुमराह करने की कोशिश की ना, बहुत भारी पड़ेगा। सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रिया ने हमारे बारे में आपसे झूठ क्यों कहा। क्या था प्रिया, गौरव और आशीष के बीच? क्या हुआ था उस वैलेंटाइन डे के दिन जिसके बाद इन सब की जिंदगी एक उफान पर आकर सहमी हुई थी? क्या वाकई वैलेंटाइन डे का वो काला वाकया जिम्मेदार था इस सब के लिए, या फिर कुछ और ही था इस केस के पीछे? प्रिया, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। गौरव प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, मैंने कहा ना हमारे बीच अब कुछ नहीं है। मतलब फक्त 2 मिनट बोलो जब, प्लीज प्रिया। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, क्या लफड़ा आशीष और तुम्हारे बीच में? देखो गौरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अपने काम से काम रखो, ओके? प्रिया, आशीष के गायब होने से इन दोनों का जरूर कोई वास्ता है। सर मुझे लगता है ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है, क्योंकि अब तक हमें आशीष का कोई क्लू नहीं मिला। हो सकता है कि उसका मर्डर हो गया। हमें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि आशीष के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर चलिए, आपकी बेटी से पूछताछ करें। साहब मैं आपके पास ही आने वाला था। मेरी बेटी प्रिया कल से गायब है साहब। आपकी बेटी कल से गायब है और पुलिस के पास जाने का होश आपको तब आ रहा है जब पुलिस खुद आई है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसे कल से ढूंढ रहे साहब, लेकिन किधर भी नहीं मिली। आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके सर। और हाँ, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताइए। ओके सर। सर इसी जंगल में बॉडी मिली है। सर इन लोगों ने फ़ोन किया था। बॉडी की स्मेल और हालत देखकर लग रहा है कि इसे आज नहीं 3-4 दिन पहले मारा है। जिस तरह से उल्टा पेट के बल पड़ा है, लगता है किसी ने पीछे से वार किया है। सब फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल था, ये जरूर प्रिया ही होगी।
हेलो हेलो हेलो। मैं बोल रही हूँ ना, वो प्रिया ही है, वही ये फोन कर रही है और उसी की ब्लैंक कॉल है। कुछ भी करो, मुझे मेरी प्रिया ला के दे दो। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। दुनिया वाकई फोन के रूप में सिमटकर मुट्ठी में आ गई है। एक अत्याचार जो कुछ लोगों की नजरों के सामने एक प्रेमी जोड़े पर मॉरल पुलिसिंग के नाम पर हुआ था, आज वो इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया तक पहुंच गया था। जहां एक तरफ इंटरनेट लोगों को एक दूसरे के करीब ले आया है, वहीं उनके बीच में दूरियां भी बढ़ गई हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है मुझे? प्रॉब्लम है क्या कुछ? धक्का क्यों दिया? धक्का दे रहा तो क्या किया तुझे? कंट्रोल नहीं हो रही अपनी जवानी है। फोटो खींच रहे चिपक चिपक के। वैलेंटाइन डे मनाएंगे ये लोग। भारत में रह के अंग्रेज बनना चाहते हो? हाँ, अभी मनाएंगे इनको वैलेंटाइन डे। वीडियो कट कर। वीडियो कट कर। तेरे बाप ने कभी वैलेंटाइन डे मनाया था क्या रे? साले आज तुम्हारी पूरी आशिकी बाहर निकाल दे। तुम लोगों के जैसे कारण हमारे देश की पूरी संस्कृति की बैंड बज चुकी है। इस छम्बिया को देखो कैसे मन में आग लगी हो। माँ बाप की इज्जत ऐसे सड़क पे लिखे थी। सड़क एक काम करते हैं, इन दोनों रोमियो जूलियट के मुंह पे ना कालिक पोत देते हैं। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे वैलेंटाइन डे भूल जाएंगे। लेके आओ। ले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और मेरी बात आखिरी बात सुन लो तुम लोग। अगर आज के बाद दिखे तुम दोनों हैं ये प्यार की चोंच लड़ाते हुए, तो देख लेना बेटा, वहीं भेज दूंगा जहां से आए हो। वैलेंटाइन डे बनाएंगे तुम लोग। हट चलो चलो। हटा हटा। चलो जल्दी चलो। आज की जनरेशन आज की सोच के साथ बड़ी हो रही है, तो फिर क्यों कुछ लोग अपना नजरिया दूसरों पर थोपना चाहते हैं? कौन है ये लोग जो अपनी ही जबानी संस्कृति के संरक्षक बनकर घूम रहे हैं? चाहते क्या हैं ये, और इन्हें हक दिया किसने? आशीष का कत्ल और प्रिया का लापता होना, हर इंसान का अपनी बात से मुकर जाना, क्या ये सब वाकई उस वीडियो से जुड़ा था या फिर सच की पहचान होनी अभी बाकी थी? हेलो हेलो, मैं जानती हूँ फोन पर तू है बेटा। कहाँ है तू? कैसी है तू? कहाँ चली गई? तुला तुझ्या आईची आठवण नाही का येत? आती है आई, बहुत याद आती है बेटा। घर वापस आ जा, तुला तुझ्या आईची शपथ। मैं घर भी आऊंगी जल्दी। अभी मैं रखती हूँ, शाम को फोन करूंगी। हेलो। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि गौरव और प्रिया ने झूठ क्यों बोला। अब ये वीडियो इस केस का क्लू बनेगा। ये आदमी और ये आईपी एड्रेस हमें आशीष के कातिल तक लेके जाएगा। ओके सर। सर, ये उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जहां से ये वीडियो अपलोड हुआ था। नाहूर गांव में एक साइबर कैफे, वहीं के एक कंप्यूटर से 26 फरवरी को सुबह 11 बजे वो वीडियो अपलोड किया गया था। जाकर पता करो।
ओके सर। तुम्हारे रजिस्टर्ड में देखकर जरा ये बताओ कि 26 फरवरी को सुबह 11 बजे इस आईपी नंबर वाला कंप्यूटर किसने यूज किया? ये देखिए सर, मोहन कावड़। मोहन कावड़, ये तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है? हाँ सर। मुझे जरा उसके आधार कार्ड की प्रिंट दे दो। ओके सर। अरे क्या हुआ साहब? अरे आराम से साहब, चोट लगी है साहब। ये सर पे पट्टी कैसी लगी है? वीडियो अपलोड करने का इनाम मिला है क्या? चल बता, क्यों अपलोड किया था वीडियो? साहब मेरे को उस वीडियो वाले लड़के से बदला लेना था। कैसा बदला? उससे और उसके लैला को हमने वैलेंटाइन डे के दिन सबक सिखाया था, और उसी का बदला लेने के लिए उसने मेरा सर फोड़ दिया साहब। इसी खुन्नस में मैंने उन दोनों का वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया साहब। चल काका, देख बे आशीष, मेरे को अभी के अभी वो तोता महीना का वीडियो ना इंटरनेट पे अपलोड करके दे दे। अरे काका, मैं कल करके दूंगा ना, मैं अभी जल्दी में हूँ, जाने दो ना। तू हर बार ना मेरे को गोली देता है और कल कुछ और ही बताएगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये फोन खोल के दे देता हूँ, आप ना खुद कर लो, ठीक है? खुद कर लीजिए आप। ठीक है, चलो चल। ओके। तेरे बाप ने दिया तुझे इजाजत समाज सुधार के नाम पे गुंडागर्दी करने का? हैं? तुम लोग होते कौन हो समाज को बताने वाले कैसे जीना है? ये करो, वो मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तुम जैसे दिमागी बीमार लोगों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सबक सिखाना चाहिए। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस है, कानून है। तुम जैसे मंदबुद्धियों की जरूरत नहीं है समाज को। लेकर जाओ इसे। ठीक है सर। आशीष के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक आशीष का मर्डर 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ, और जलने की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि सर पर गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हुई। मतलब आशीष और मोहन पर एक ही तरह के सवार किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहन अभी जिंदा है और आशीष मर चुका है। गौरव ने अपना रिश्ता टूटने का बदला लेने के लिए ही शायद उसे मारा है। हाँ सर, बदला लेने के लिए मैंने मोहन के सर पर मारा, क्योंकि उन गुंडों की वजह से मेरा रिलेशनशिप खत्म हुआ सर। मेरी प्रिया मुझसे दूर चली गई। आज ये जो मेरी हालत है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग हैं सर। गौरव, दरअसल तुम सब लोग एक जैसे हो। ये समाज सुधार के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और तुम बदले का नाम का सहारा ले रहे हो। अपराधी ये भी है और अपराधी तुम भी। इसलिए अब सीधे सीधे बताओ, आशीष को क्यों और कैसे मारा? सर प्लीज, मैंने आशीष को नहीं मारा, मैं उसको जानता तक नहीं सर। सब मैंने मोहन को मारा और ये मैं कबूल भी कर रहा हूँ सर। सब प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने आशीष को नहीं मारा है। उस वैलेंटाइन वाक्य ने प्रिया को तुमसे दूर कर दिया, और उसके बाद आशीष की हरकतें उसे तुमसे दूर करती चली गई, जिसकी वजह से तुमने सीधा उसे रास्ते से हटा दिया। सर प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने आशीष को नहीं मारा है सर। और यह आशीष और प्रिया का चक्कर मैंने आपसे सुना सर, और यह समझने के बाद मैंने प्रिया को पूछने की कोशिश की सर। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ, क्या लफड़ा आशीष और तुम्हारे बीच में? देखो गौरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अपने काम से काम रखो। प्रिया, इसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम विश्वास कर ले कि तुमने आशीष को नहीं मारा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सच बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा आशीष को। ये खुद नहीं बोलेगा, इसे अपने तरीके से बुलवाना होगा। अपना हाथ तब तक नहीं रोकना जब तक ये सच ना बोले। सर 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 सुनो तो सही सर, प्लीज। सर, हमने गौरव पर सब आजमा लिया, लेकिन अब भी उसका यही कहना है कि उसने आशीष को नहीं मारा। हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। राउत, ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रिया ने ही आशीष को मारा और उसके बाद घर से गायब हो गई हो। सर, ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया हो, और बदले के लिए गौरव ने आशीष को मार दिया होगा और उसके बाद प्रिया कहीं छुप गई होगी। प्रिया का यूं छुपना प्लान का ही हिस्सा हो। राउत, प्रिया की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और हाईवेज और रोडवेज को अलर्ट कर दो कि 24 घंटा नजर रखें। एक भी मिनट मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर। अब तक की तहकीकात से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि प्रिया और गौरव में से
कोई आशीष का कातिल हो सकता है। सवाल बहुत थे पर जवाब तलब नहीं थे, जो पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। प्रिया जो अचानक गायब हुई थी और गौरव जिसने मोहन पर हमला किया था, क्या सच वाकई इनके इर्द गिर्द था या पुलिस को अभी इस बात की पहचान करनी थी? एक्सक्यूज मी, हम आपको ले जाने के लिए आए, चलो हमारे साथ। मैं आपके साथ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। चलो हमारे साथ, लेके चलो इसे। यस सर, चलो। यस सर, गौरव सच बोल रहे हैं। उन लोगों ने हमें सड़क पे सबके सामने मारा। और इसी के बाद तुम्हारा और आशीष का अफेयर शुरू हुआ था। नहीं सर, आशीष को मैं नहीं जानती थी। अफेयर तो बहुत दूर की बात है सर। वो उस दिन के बाद से मुझे परेशान करने लगा था, मेरा पीछा करता था। मुझे फोन करता था, यहाँ तक कि उसने सड़क पे मुझे रोक रोक कर ब्लैकमेल भी किया है। अच्छे से जानता हूँ तेरी जैसी लड़कियों को मैं। हाँ, तुम दोनों लैला मजनू बनकर क्या क्या करते हो सब पता मेरे को। और तेरे और वो तेरे तोते का सबक सिखाने वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, अभी तक है मेरे पास। सोच वायरल कर दूंगा तो क्या हो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी तू। इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप कर, ठीक है? जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बहुत डर गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किसी का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल गई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है शहर से बाहर मत जाना। ओके सर। आशीष की मौत सर पे रॉड मारने से हुई है, जलने से नहीं। और अगर किसी ने उसे मारने के बाद इसलिए जलाया था कि उसकी पहचान ना हो सके, तो उसका पेट नहीं बल्कि फेस जलाएगा। मतलब बॉडी की पहचान मिटाने के लिए आग नहीं लगाई है, बल्कि फोन को जलाने के लिए। ऐसा क्या है इस फोन में जिसकी वजह से इसे जलाया है? कोई फोटोज, SMS या वीडियोस? राउत, साइबर टेक्नीशियन को बोलो कि इस मोबाइल का डेटा जल्द से जल्द रिकवर करें। ओके सर। सर, प्रिया और आशीष के अफेयर की बात हीरा भाई के बेटे अजय ने हमें बताई थी। सर, आशीष पहले अक्सर हमारे घर पर आया करता था, फिर अभी बीच में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चालू हो गया, तब से उसने हमारे घर पर आना एकदम कम कर दिया। तो बिल्कुल झूठ है। उसने हमें गुमराह क्यों किया? सर, मुझे लगता है कि अजय की यही झूठ बोलने की वजह इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। क्या कंडीशन है आशीष के मोबाइल के डेटा रिकवरी की? सर, मैंने टीम लगाई है और उन्हीं से मुझे पता चला है कि किसी ने तो आशीष के मोबाइल से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने वो मोबाइल जला दिया। एक फोन के लिए किसी ने इतना एफर्ट किया, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस फोन में? आशीष की लाश के पास जो मोबाइल फोन पाया गया था, जलने की वजह से उसका डेटा हासिल करना मुश्किल हो रहा था। हीराबाई और उसका परिवार भी शक के दायरे में था, लेकिन पुलिस ने इंतजार करने की बजाय अंधेरे में तीर चलाने की सोची। आखिर क्या रहस्य था उस वैलेंटाइन वीडियो का? क्यों मारा आशीष को? मैं क्यों मारूंगी उसे? वैसे तुम बता सकते हैं, लेकिन ये भी तुम ही बताओगे। हाँ, मैंने मारा आशीष को।
क्यों मारा? वो बताने की जबरदस्ती तो नहीं है ना? मैं बोली ना मैंने मारा, मुझे अरेस्ट कर लो। वो तो हम करेंगे, अरेस्ट करो इसे। झूठ बोल रही है समाज सुधारक, इसने आशीष को नहीं मारा है। मतलब तुमने इसका कन्फेशन नहीं देखा? क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मैंने नहीं मारा है, और फिर अचानक पलट गई। राउत, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन पता करो। हीराबाई, उसकी बेटी अर्चना और अजय। पता करो आशीष के कत्ल के वक्त ये तीनों कहाँ थे। ओके सर। सर, आपका शक सही निकला। हीराबाई झूठ बोल रही है। आशीष के कत्ल के वक्त वो घर पर ही थी। और वो दोनों कहाँ थे, अर्चना और अजय? मैं वही आ रहा था सर, आई के लिए नाश्ता लेके। आई की छोड़, और अब तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता बनवा, क्योंकि अब इसकी जरूरत तेरे आई को नहीं है, तुझे है। सर ये क्या? चल। अरे सर मैंने क्या किया सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप लोग? सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। सर इसमें कुछ पीपिंग वीडियोस है, कुछ ऑफ सीन वीडियोस भी है। किसके? आई शो सर। तेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरा मोबाइल सच बोल रहा है कि आशीष के कत्ल के वक्त वो वहां था। इसका मतलब तू भी वहां था। खाने के लिए जबड़े की जरूरत पड़ती है ना, इससे पहले कि मैं ये तोड़ दूं, सच सच बोल। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। फिर मैंने उसे बहाने से अपने बस्ती के पीछे जो जंगल है वहां पर बुलाया। साले तुझ पे भरोसा किया तो तूने भरोसे का ये फायदा उठाया? हाँ भाई मारा था तुझे मैंने। चल पासवर्ड बता, तूने क्या पासवर्ड रखा था फोल्डर का? ए पासवर्ड बता, अरे पासवर्ड बता मेरे को। ये तो वही लड़की है। सर उसने मेरी बहन की इतनी गंदी वीडियो बनाई थी, वो देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। सर मैंने वो वीडियो डिलीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आशीष ने उस फोल्डर में पासवर्ड डालकर रखा था, जिससे वो वीडियो डिलीट नहीं हो पा रहा था। दे, मेरे को देर हो रहा है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी सर कि उसकी सोच इतनी गंदी रहेगी और वो इस हद तक भी जा सकता है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब तुम्हारी माँ भूसों के ढेर पे हाथ सेक रही थी और समाज सुधार के नाम पर आशीष जैसे गुंडों को पाल रही थी, तब समझ में नहीं आया कि नीच कौन है। और तुम खुद प्रिया का वीडियो देख के मजा ले रहे थे। जब अपने ही घर में आग लगी तब तुम्हारी नींद खुली। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कीमत अब जेल में चुकाना। तुम और तुम्हारी मां दोनों लेकर जाओ इसे। चल। किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा।
आएगी तो? नहीं मम्मी ओए, नहीं गंदा लड़का। मम्मी मम्मी नहीं 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 मम्मी नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन रोशनी की एक किरण ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। इसी तरह इंसान का बचपन भी एक अंधेरे की खाई की तरह होता है। अगर सही परवरिश और सही दिशा की किरण ना मिले तो पूरा जीवन अंधकार में खो जाता है। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ और सहयोग उतना ही जरूरी होता है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। और कभी कभी जब ये साथ और सहयोग दोनों ही नहीं मिलते, तब अपराध का एक ऐसा अंकुर फूटता है जिसकी चपेट में आकर एक नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज सब घायल हो जाते हैं। वहाँ पीछे भी चेक करो। सर लगता है मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम से कहना है इस सूटकेस को अच्छे से चेक करें और आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है या नहीं। ठीक है सर। सर मौत की तारीख है 21 अप्रैल और समय है शाम के करीब 5 बजे। और सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। बच्चे की बॉडी पे पुराने चोट के निशान भी हैं। ऐसा लगता है उसे पहले भी डंडे या बेल्ट से पीटा गया हो। यानी बहुत पहले से उसके साथ मारपीट हो रही थी। लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी मिला? नहीं सर, लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन बच्चे की पॉकेट से ये पेपर मिला है। ये तो किसी डायरी का पेज लगता है। स्नेहा लाल 24 मार्च 2011, फेवरेट कलर रेड। इस पर 5 साल पुरानी डेट क्यों लिखी है? और ये कागज का टुकड़ा उसकी जेब में क्या कर रहा था? दुबे सर, हमारे पास स्नेहा लाल और डायरी के इस पेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक काम करो, जिस लोकेशन पे ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास पता करो। स्नेहा लाल नाम की कोई औरत या लड़की वहां रहती? ठीक है सर। 24 मार्च 2011। क्या कर रहे हो ये? मैम मैम सॉरी सॉरी बेशरम। सर, बच्चे की बॉडी को अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। एक काम करो दुबे, उस बच्चे की फोटोग्राफ सभी पुलिस थानों में भिजवा दो, शायद कहीं से कोई क्लू मिले। ठीक है सर। अच्छा, ये स्नेहा लाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। सर रख दो। सर ये फाइल्स मैंने पुलिस डेटाबेस से मंगवाई हैं। पिछले 5 सालों में जितने भी ऐसे केसेस हैं जिनमें स्नेहा नाम का जिक्र है, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं। शायद इस स्नेहा लाल का जिक्र भी इसमें कहीं हो। मुझे लगता है डायरी के इस पेज का और इस बच्चे की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पेपर हमें मिला है ये घर में पड़ा हुआ कोई पुराना पेपर होगा। बच्चे के हाथ लगा तो उसने अपने पॉकेट में रख लिया। दुबे, इस पर 5 साल पुरानी डेट लिखी हुई है, और अगर तुम्हारी बात सही है कि ये पेपर 5 साल पुराना है, तो इतना पुराना पेपर कोई ऐसे संभाल के नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि इस कागज में और उस बच्चे की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। कितना लड़का गंदा लड़का, गंदा लड़का, मैं गंदा लड़का हूँ। मैं गंदा लड़का हूँ। मम्मी गंदा लड़का। मैं गंदा लड़का। क्या कर रहे हो ये? मैम
ये देखिए स्नेहालाल का जिक्र है इस केस में। स्नेहालाल सुसाइड केस? सर, बच्चे के शरीर पे जो टी शर्ट थी वो किसी लोकल ब्रांड की है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर, इसके टैग पे लिखा है नॉट फॉर सेल। इसका मतलब कि ये टी शर्ट किसी प्रमोशन में फ्री में बांटी गई थी। जिस कंपनी की ये टी शर्ट है उनसे पता करो कि ये टी शर्ट कहाँ कहाँ बांटी गई थी। ठीक है सर। और दुबे सर, ये देखो 5 अप्रैल 2011 को स्नेहालाल नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। मतलब इस कागज़ पे जो डेट लिखी है उसके 2 हफ्ते बाद। आई एम श्योर ये वही लड़की है। लेकिन सर 5 साल पहले के सुसाइड केस से एक 11 साल के बच्चे का क्या कनेक्शन हो सकता है? अब ये तो हमें इस केस से ही पता चलेगा। उस वक्त इसे इंस्पेक्टर मोहन श्रीवास्तव हैंडल कर रहे थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तुम इस बच्चे की लीड को फॉलो करो। ठीक है सर। इस फैक्ट्री का इंचार्ज कौन है? सर मैं ही यहाँ का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सर। ये टी शर्ट आप ही की फैक्ट्री से बांटी गई थी? सर ये टी शर्ट तो हमने टीचर्स डे के प्रमोशन के लिए सारी स्कूल में बांटी थी सर। आपको चाहिए तो मैं उनकी लिस्ट दे देता हूँ। क्या रे केशव, चल दिया? कुछ भी मत बोलो यार, पेशाब करने जा रहा हूँ मैं। अबे जरा बैठ बैठ। अरे आ ना, बैठ ना, बैठ। क्या है? अबे ये सब छोड़, असली का मजा लेते हैं। क्या बोलता है? कैसे? वो सब मुझको छोड़, तुम ये बताओ तुम दोनों के पास पैसे कितने हैं? चलेगी? केशव तू कार में मजे ले, हम दोनों झाड़ियों में रोकर आते हैं। क्या हुआ? करंट लगा? पहली बार है तेरा? सुनना, घर से पैसे चुरा के लाया क्या मस्ती करने के लिए? एक बात बताओ, तेरे अंदर ना मर्दानगी की कमी है। अबे चुप कर, हट। पुलिस पुलिस पुलिस। ये केस मुझे अभी भी याद है। स्नेहालाल, उम्र कुछ 35 साल, ओपन एंड शट केस था। पंखे से लटक के सुसाइड की थी इसने। और हाँ, इसकी एक बेटी भी थी। उस बेटी ने हमें बताया था कि सुसाइड करने से पहले ये गुमसुम रहती थी, और सारे सबूत भी यही बता रहे थे। स्नेहालाल के सुसाइड का इस बच्चे की मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा स्नेहालाल का कोई रिश्तेदार हो? अभी ये बात तो सिर्फ स्नेहा की बेटी ही बता सकती है। उसका आखिरी एड्रेस है इस फाइल में। हाँ बोलो दुबे। सर टी शर्ट जिन जिन स्कूलों में बांटी गई थी बच्चा उनमें से किसी से बिलोंग नहीं करता। समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ये टी शर्ट मिली कहाँ से। हो सकता है ये बच्चा उन स्कूल्स का स्टूडेंट हो ही ना, कोई विजिटिंग स्टूडेंट हो। मतलब सर? कई बार स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। हो सकता है ये बच्चा दिल्ली के किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हो और वो इन स्कूल्स में जहाँ टी शर्ट बांटे गए थे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हो और वहाँ उसे ये टी शर्ट मिला हो। तुम एक काम करो दुबे, सभी स्कूल्स में पता करो। एक बार हमें उसके स्कूल का पता चल गया तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। तब तक मैं स्नेहा की बेटी के बारे में पता लगाता हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। अबे साले, बैठे बैठे ताड़ता रहेगा पूरी लाइफ है, जाकर बोलेगा भी। पूरे 3 साल निकाल दिए आंखें सेक कर। छोड़ना यार। सर, स्नेहा की बेटी का एड्रेस चेक किया हमने, वो अब वहाँ नहीं रहती।
पड़ोसी ने बताया कि शादी के बाद वो घर छोड़ के चली गई थी। तो उसका नया एड्रेस पता करो। ओके सर। हाँ दुबे। सर, लिस्ट में जितने भी स्कूलों के नाम थे मैंने सबके एक्सचेंज स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर ली और मैंने बच्चे की फोटो क्रॉस चेक भी कर लिया है स्कूलों के स्टूडेंट्स विजिटिंग रिकॉर्ड्स में। फिर सर, बच्चा दिल्ली के किसी जेपी पब्लिक स्कूल से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल आया हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। ये टी शर्ट भी उसे वहीं मिली थी सर। बच्चे का नाम? सर, बच्चे का नाम मोहित है और मैं उसके घर का एड्रेस पता लगाने के लिए उसके स्कूल ही जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारे स्टूडेंट है। मुझे इसका एड्रेस और इसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ये मोहित की डिटेल्स हैं, उसके घर का एड्रेस और उसके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे इसका जेरोक्स चाहिए। जी सर। क्या तब तक मैं मोहित के क्लासमेट से मिल सकता हूँ? जी सर। बेटा, मोहित आप लोगों का दोस्त था ना? अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि मोहित कितने दिनों से नहीं आ रहा है? लगातार 6-7 दिन। बेटा, तुम मोहित के बारे में कुछ बता सकती हो? बॉस, कॉलेज का आखिरी दिन है, जाकर बोल दो फिर मौका नहीं मिलेगा। हैं? रितिका। हाँ? वो ना, मैं तुझे देखता हूँ, मतलब कि देखता नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट। तुम्हें लाल रंग पसंद है ना, और मुझे तुम पसंद हो। Are you crazy? तुमने सोचा भी कैसे कि हम दोनों एक हो सकते हैं? शक्ल देखी है तुमने अपनी? अरे तुझ जैसे को तो मैं अपने आसपास भी ना भटकने दूं। और सुन, दूर से ही देखते रहे, पास आने की औकात भी नहीं है तेरी। केशव की तमाम जिंदगी अपमान और तिरस्कार का एक लंबा सिलसिला बन गई थी। न वो खुद अपनी समस्या को कभी ठीक से समझ पाया, न किसी और ने ही उसके मसलों को हल करने की कोशिश की। जिंदगी के रास्तों पर चलते हुए केशव किसी का सामना नहीं कर पा रहा था कि एकाएक उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। आलोक निरंजन, बच्चा, तेरे माथे की लकीरें तेरे सितम बयां कर रही हैं। तू अपने पति से परेशान है ना? हाँ बाबा, उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, पर अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भाई, और कुछ चाहिए क्या? आज रात एक और निपटने वाली है। ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी। औरतों को अपनी बातों में ऐसे फंसाता है कि पता ही नहीं चलता। चल भाई, पैसे निकालना। बाबा, आपको यकीन है इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है? भरोसा रख बच्चा, तेरे इस कार्य से तेरे नवोग्रह शांत हो जाएंगे और फिर तू अपने पति के लिए ये सब कर रही है। सुहाग के लिए, पति के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अंदर आ जाओ बेटा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। बाबा ने बहुत तपस्या की है,
बाबा की नजर चारों तरफ रहती है। बाबा, मुझे ना आपका भक्त बना लो। मेरी जिंदगी की मुश्किल है ये, औरतें और सेक्सी है। मुझे उन पे काबू पाना सिखा दीजिए बाबा, काबू पाना सिखा दीजिए बाबा। तथास्तु, आज से तुम हमारे भक्त हुए। सर, मोहित के स्कूल से जो एड्रेस मिला था ये वही घर है। पर यहां तो ताला है। केशव जी, सॉरी, इन्हें हर थोड़ी देर में दवा देनी होती है। कैंसर ना फैले इसलिए डॉक्टर ने जुबान काट दी। इसलिए कभी कभी तकलीफ होती है तो दर्द की दवा देनी होती है। से आप कुछ कह रहे थे कि आपको मेरे बेटे की लाश मिली है कहीं सूटकेस में। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर कुछ खास अफसोस नहीं हुआ आपको? ये जरूरी तो नहीं कि हर इंसान के दर्द एक्सप्रेस करने का तरीका एक ही हो। मेरी माँ को देखिए, बोल नहीं सकती लेकिन अपनी आंखों से सारा दर्द बयां कर रही है। मोहित यही रहता था आपके साथ? मैंने कहा मोहित यही रहता था आपके साथ? नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहता है। मधु मेरी एक्स वाइफ, डिवोर्स के बाद वो अपने साथ ले गई थी। लेकिन स्कूल में तो एड्रेस यहीं का है। बदलना भूल गई होगी। आप मिलते रहते थे मोहित से? ज्यादा नहीं, महीने में एक बार। आखिरी बार यही कोई 20 दिन पहले मिला था। मधु का एड्रेस? बड़ा अजीब आदमी है केशव। ऐसा लग रहा था उसे अपने बेटे से प्यार ही नहीं है। सर, कितने दिन हो गए इसके बच्चे को गायब हुए और इसको खबर तक नहीं। स्वरूप नगर का एड्रेस दिया उसने मधु का। हो सकता है मधु ने वहां में से कंप्लेंट लिखवाई हो। मैं उस एरिया थाने में पता करता हूँ सर। इसकी जिम्मेदार भी तू है। एक बात और बताऊं, वैसे तुझे पता तो चल ही गया होगा, मैं तो तेरा गंदा बच्चा हूं ना। इसलिए ये दवा पेन किलर नहीं, पानी था। हर बार दर्द में ही क्यों बोलूं? तू कैसे बोली? तेरी तो जबान ही कट गई है ना। ये ना यहाँ भी ताला है। एक्सक्यूज मी, जी मधु यही रहती है ना? जी हाँ। कुछ आइडिया है कहाँ है वो? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं। इनसे दूरी बनाए रखते हैं हम। क्यों? क्या बताऊं साहब, दिन रात घर के अंदर से बच्चे के रोने की और मारपीट की आवाज आती रहती है। मधु का मिलना बहुत जरूरी है। उसकी पड़ोसन की बातों से वही सस्पेक्ट लग रही है। सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि मधु का इस हत्या से कोई ना कोई। सर, आप मेरे घर आए थे, जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ चली आई। सर क्या हुआ? आप? सर मैं मधु, मेरी बेटी का क्या हुआ सर? पानी गर्म कर दिया मैंने, मैं बाहर जा रहा हूं। अच्छी माँ हो ना तुम मेरी, नहा लेना, नहीं तो बदबू आएगी तुमसे, ठीक है? आपकी पड़ोसन ने हमें बताया कि आपके घर से मारपीट और मोहित के रोने की बहुत आवाजें आती हैं। क्या ये सच है? क्या आप मोहित को मारती थी? हाँ ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता था उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए। वो अपने बिगड़े हुए बाप की संगत में आ रहा था, गंदे कामों में पड़ गया था वो। किस तरह के गंदे काम? मोहित, क्या कर रहे हैं सब तुम?
ये सब क्या है? अपने बाप की गंदी मैगजीन पढ़ रहा था वो। मैं मारती नहीं तो क्या करती सर? हाँ, मेरे पास वो मैगजीन्स थी, किसके पास नहीं होती। मेरा बेटा क्यूरियस हो रहा था तो मैंने उसे एजुकेट करने की कोशिश की, सेक्स एजुकेशन वीडियोस दिखा के। ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ तुझे। अब कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ, ठीक है? क्या कर रहे हो ये? अरे निकलो ऐसे, निकलो। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर सकता हूँ सर, मधु ने इसे भी गलत समझा। गलत तो उसने किया है मेरे साथ। ब्लडी वुमनाइजर। उसका घर मैंने कब का छोड़ दिया था, एक जगह नहीं छोड़ता था वो, ऑफिस, घर, पता नहीं। मोहित की जेब से हमें डायरी का पेज मिला है। आप बता सकती हैं स्नेहा लाल कौन है और इसका मोहित से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, मैं किसी स्नेहा लाल को नहीं जानती। गंदी मां मत बनो, आराम से खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम यहाँ? हमारा बेटा मर चुका है। जानता हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती? क्योंकि मेरा दिल जानता है कि कितने गंदे इंसान हो तुम। तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से मैंने मेरा बच्चा। तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही थूक सकती है मुझ पर? हाँ? करना सर, मैंने केशव के बयान की जांच कर ली है। जिस वक्त मर्डर हुआ वो समय अपने ऑफिस में ही था और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए हैं। ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा सर जिससे उस पर शक किया जा सके। सर मुझे तो लगता है कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहित की हत्या केशव से बदला लेने के लिए की गई हो। मतलब सर? मधु बता रही थी कि केशव के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं। एक जगह नहीं छोड़ता था वो, ऑफिस, घर। हो सकता है केशव की किसी माशूका ने केशव से बदला लेने के लिए मोहित को मारा हो। 132? मजाक कर रहे हो क्या? 132 औरतों के साथ संबंध था तुम्हारा? हाँ, ये ऐसे हिसाब रखता हूं मैं, हर एक औरत के नाम की एक तीली। अरे वाह, अगर इतनी ही जल्दी मेरी कला सीखते रहे, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास इतनी कन्याएं होंगी कि गिनती करना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल ही नहीं होगी बाबा, क्योंकि गिनती तो मैं ही रखूंगा। और आज की गिनती 132 औरतें। यस सर। ये पेज तो इसी डायरी का लग रहा है। हो ना हो ये केशव हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। दुबे सर, एक काम करो, इस डायरी में जितनी भी औरतों के नाम हैं सबके मोबाइल नंबर्स और एड्रेस निकालो। पता लगाने की कोशिश करो कि मर्डर के वक्त मधु के घर के आसपास कौन था। मैंने तो उनको झूठ बोल दिया कि क्या हुआ? अरे उनकी चिंता मत करो, तुम अंदर चलो। पर ये है कौन? अरे बताता हूँ ना, लेफ्ट बेडरूम। आप हमेशा मुझे रोकती थी ना, लेकिन मैं कभी रुका ही नहीं। मेरी खोज अभी भी जारी है और ये सब आपके कर्मों का फल है। आपको हमेशा ऐसा लगता था ना कि मैं गंदा लड़का हूं, मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। 133वीं मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। मैं इतना भी गंदा नहीं हूं। कभी सोचा था आपका बेटा इतना कामयाब होगा? घूर क्या रही है? हाँ, क्या घूर रही है? देखना चाहती है अंदर आके तेरा बेटा कितना होनहार है। नहीं, कुछ तो प्राइवेट रहने दे।
केशव का यह विकृत रूप, यह हवस का खेल दरअसल उसकी मां के प्रति उसकी शिकायत थी। लेकिन मां न संकेत समझ पा रही थी और ना ही अपने बेटे का पुराना दर्द। उसे तो उसकी हर हरकत में सब कुछ गंदा ही नजर आ रहा था। ऐसे में यह विकृति कब अपराध का रुख कर गई कोई समझ ही नहीं पाया। एक बच्चे की हत्या हो चुकी थी और मोटिव अब तक साफ नहीं था। लेकिन अतीत से एक नाम अब भी सामने आ रहा था, एक नाम जिसने पुलिस की तहकीकात को एक नई ही दिशा दे दी। सर, डायरी में जितने भी औरतों का नाम था मैंने सबकी लोकेशन चेक कर ली है। मर्डर के वक्त कोई भी केशव और मधु के घर के आसपास नहीं था। लेकिन एक अनोखी बात पता चली है सर। कैसी बात? सर, स्नेहा लाल की बेटी अंजलि इसी शहर में रहती है, वो भी अपने पति के साथ। और सर, स्नेहा के मरने के बाद भी केशव से उसकी लगातार बात होती रहती है फोन पर। आप लोग फिर से? स्नेहा लाल कौन थी? अफेयर था हमारा, काफी दिन चला। बाद में मालूम हुआ उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हारी वजह से? नहीं, वो पहले से ही डिप्रेस थी। और उसकी बेटी अंजलि, उसके साथ टच में हो तुम? हाँ, उसकी शादी हो गई, खुश है वो। तुम्हारे बेटे की जेब से हमें एक पेपर मिला था, उस पर स्नेहा लाल का नाम लिखा था और उसका फेवरेट कलर रेड। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाता, अपनी डायरी भी दिखाई थी उसे। अब उसने पेपर फाड़ा नहीं फाड़ा, क्या किया मुझे नहीं पता। हम सब पता लगा लेंगे, किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा, सब पता चल जाएगा। चलो। बहुत दुख की बात है सर, जो कुछ भी मोहित के साथ हुआ। मैं उसे जानती थी, एक दो बार हम लोग मिले भी हैं। और केशव के साथ कैसा रिश्ता है आपका? केशव तो और भी अच्छे हैं। मम्मी की डेथ के बाद उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी। जी सर, अब तक टच में हम लोगों के साथ, कभी कभी हालचाल भी पूछते रहता है। अंजलि, आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी माँ स्नेहा की सुसाइड के लिए केशव जिम्मेदार है? नो सर, माँ हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं सबके मुंह से केशव की बुराई सुनी है, पर ये दोनों तो उल्टी कहानी सुना रहे हैं। या तो ये दोनों कुछ जानते हैं जो ये छुपा रहे हैं, या फिर ये दोनों सच बोल रहे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। एक काम करो दुबे सर, इन दोनों के भी कॉल डिटेल्स निकालो, देखो कुछ सामने आता है। ठीक है सर। सर, मैंने अंजलि और उसके पति अश्मित के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। मर्डर के समय दोनों घर पे ही थे। लेकिन सर, अंजलि के फ़ोन से ज़्यादातर कॉल्स केशव को गए हैं। रात दिन दोनों में खूब बातें होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि को भी केशव ने अपने जाल में फंसा लिया हो? केशव है? माँ जी, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूं आप बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ या ना में सिर हिला के जवाब तो दे सकती हैं। आप घबराइए मत, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अंजलि और केशव का अफेयर है? सच सच बताइए माँ जी, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने में आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज, अंजलि और केशव के बीच में कुछ था? सर, ये केशव तो बड़ा अजीब आदमी है। स्नेहा के साथ साथ उसकी शादीशुदा बेटी के साथ भी अफेयर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अश्मित को इन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम चल गया होगा और फिर केशव से बदला लेने के लिए उसने मोहित की जान ले ली। अब इसका जवाब तो वही देंगे, लेकर आओ। सर, अफेयर? नहीं सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है।
अंजलि का अफेयर नहीं सकता, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर हमें तो कुछ और पता चला है। सर आपको कुछ गलत पता चला है। मुझे अंजलि पर पूरा भरोसा है। आपने एक शक के बेसिस पे मुझ पे इल्जाम लगाने यहाँ बुलाया है? शक करना हमारा काम है अंजलि, और तुम्हारे अफेयर के बारे में हमें केशव की माँ ने खुद बताया है। तो फिर कीजिए शक। और कोई बात इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत ने कहा है। जिस दिन आपके पास मेरे अगेंस्ट में कोई पुख्ता सबूत हो, आ जाइएगा मुझे अरेस्ट करने। हेलो, किसी ने बदले की भावना से मारा इसे। अगर रास्ते में कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ फौरन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसकी बीवी मधु को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। केशव को कौन मार सकता है? सर केशव के संबंध में तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी होगी। न जाने कितनी औरतें होंगी जो उसे मरा हुआ देखना चाहती होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है दुबे कि केशव और मोहित का कातिल कोई एक है या दो अलग लोग? सर मधु को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु ने ही केशव को मारा, उसके बाद गायब हो गई? अगर ऐसा है तो जरूर किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर छुप के बैठी होगी। तलाश जारी रखो, पता करो कहाँ जा सकती है। सर सीसीटीवी की फुटेज आ गई। यही कातिल है। नफरत करती थी मैं उससे। बेटा था तो क्या, कलंक था वो। और बर्दाश्त नहीं होता था और जी नहीं सकती थी मैं इस कलंक के साथ। मैंने उसकी चाय में अपनी नींद की गोलियां मिला दी। सोचा था जब बेहोश हो जाएगा तो घर में ही खत्म कर दूंगी उसे, लेकिन दवा का असर होने में समय लगा और वो घर से निकल गया। फिर मैंने उसका पीछा किया। अगर आपने सही परवरिश की होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ना वो ऐसा बनता, ना उसे खत्म करने की जरूरत होती। अब ये बताइए मोहित को क्यों मारा? सच सच बताइए, मोहित को क्यों मारा? केशव का मर्डर तो सॉल्व हो गया, पर मोहित, उसे किसने मारा? सर मधु अभी भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं मधु ने भी अपने बेटे को मार दिया जैसे सारिका ने केशव को मारा? सर मधु मिल गई है, अपनी एक दोस्त के घर पे थी। मैंने कहा ना आपसे, मैंने उसे नहीं मारा है। पर उसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी तो होती थी ना, और इसी वजह से तुम उसे पीटती भी थी। हाँ, नफरत थी मुझे उससे। रोज कंप्लेंट आती थी उसकी, स्कूल से, पड़ोस से, सब जगह से। शर्मिंदगी होती थी मुझे, मारती थी मैं उसे, पीटती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। किस तरह की कंप्लेंट्स आती थी मोहित की? हाँ बेटा ला मुझे। कैसा रहा आज स्कूल में? अच्छा गया दिन। हाँ चलो बैठो वहां से। हाँ अमर श्रीवास्तव जी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। अमर श्रीवास्तव, जब तुम्हारे कॉल डिटेल्स देखे तो हमारे सामने तो एक अलग ही कहानी आई। 21 अप्रैल को 3 और 4 के बीच तुम्हारे फोन की लोकेशन मोहित के घर के आसपास की थी, और शाम 5 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह की थी जहां से हमें मोहित की लाश मिली थी। अब इस कोइंसिडेंस की डिटेल्स तुम हमें दोगे या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने ही मारा था मोहित को। क्यों? क्या किया था उसने? मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था उसने। स्नेहा, तुम गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हो? तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? हाँ। मुझे पता था, क्योंकि मैं पापा की गर्लफ्रेंड स्नेहा लाल को भी लाल रंग पसंद था। ये देखो, इसलिए मैं हमेशा ये पर्ची अपने साथ रखता हूँ। स्नेहा स्नेहा स्नेहा, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हुई ना? ये देखो, तुम तो मेरे लिए ऐसे कपड़े पहनोगी ना? स्कूल में उसने मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था,
क्लास में, वॉशरूम में, कहीं नहीं छोड़ता था उसे। वो बहुत ही हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, लेकिन इस मोहित की घटिया हरकतों की वजह से वो डर डर के रहने लगी थी। हंसना तो जैसे वो भूल ही गई थी। फिर जब मैंने इस बात को नोटिस किया तो मैंने जोर देकर उससे पूछा, स्नेहा क्या हुआ बेटा? पापा। उसने मुझे मोहित का नाम बताया। फिर मैंने ये बात उसकी माँ से भी कही, शिकायत की उसकी माँ से, और फिर मैंने डिसाइड किया कि इसे मारना ही होगा। कैसे मारा मोहित को? मैंने बहाने से उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसे रास्ते भर में बहुत समझाने की कोशिश की, शायद वो मान जाए, पर मुझे पता लग गया था कि वो मानने वाला नहीं है। क्या हासिल हुआ उसे मारकर? तुम कानून की मदद ले सकते थे, किसी एनजीओ की मदद ले सकते थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और अपनी खुद की बेटी से उसका बाप। बचपन से किशोर अवस्था में कदम रखना एक नेचुरल प्रोसेस है, और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस संसार के हर जीव के साथ ऐसा ही होता है। शरीर और सोच दोनों में बदलाव आते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस के इस संसार का सबसे समझदार जीव इंसान इसके बारे में चर्चा और बातचीत को एक हवा और शर्मनाक चीज बनाए हुए है, जबकि ये विषय भी परवरिश का ही एक हिस्सा है। हमें ये समझना चाहिए कि सवाल को दबाने से हल नहीं मिलते, गुस्से से कभी कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती है। और अगर उस वक्त सही परवरिश और मार्गदर्शन ना मिले तो यही हश्र होता है जो केशव और उसके परिवार के साथ हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।